CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई सीरीज़ भूगोल में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियाँ आपका कोई भी एग्ज़ाम रहे, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग कभी न कभी पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी। आप चाहे SSC का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप UPSI का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज में अगर बात करें वहाँ भी इस बात को पूछा जाता है। रेलवे का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में भारत की जनजातियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, यूपी का ही एक पार्ट हुआ करता था आपका उत्तराखंड। इन दोनों में कुछ सम्मिलित जनजातियां रहती हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको देखेंगे हम लोग। तो इस क्षेत्र में भोटिया, ये भोटिया क्या है तो जनजाति है, ट्राइबल्स इनको हम लोग बोलते हैं। ये आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जो आम जनमानस से दूर रहते हैं, जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं अक्सर, और अपनी परंपराओं के हिसाब से ही अपना जीवन चलाना चाहते हैं। अगर जनजातियों की हम बात करें, उनके पास आधुनिक सुख साधन, संपदाएं, ये सब वो संचय नहीं करते हैं, कम मात्रा में करते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो अब विकास के पथ पर अग्रसर हैं। तो भोटिया एक जनजाति है। इसके अलावा थारू, बुक्शा, जौनसारी, इसके बाद है राजी, शौका, खरवार, माहीगीरी। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अगर हम उत्तराखंड के नैनीताल में जनजातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में यहाँ लोग बाग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। यहीं इसी क्षेत्र में सर्वाधिक आपकी जनजातियाँ निवास करती हैं, सर्वाधिक जनजातियाँ यहीं निवास करती हैं उत्तराखंड में। इसके बाद नंबर आता है नैनीताल के बाद देहरादून का। बहुत ही अच्छे दोनों स्थान हैं, आप सब जानते हैं, इनसे परिचित हैं। देहरादून हो, नैनीताल हो, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं गर्मियों के दिनों में। अगली हम बात कर लेते हैं थारू के बारे में। एक एक जनजाति के बारे में जान लेंगे कि आखिरकार इनकी किस प्रकार की जीवन शैली है और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली है थारू। अब थारू के बारे में जानेंगे ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं। तो ये नैनीताल से गोरखपुर का जो तराई इलाका है, गोरखपुर का तराई इलाका में ये रहती हैं। इनके अगर वंश की बात करें तो इनका वंश किरात है, ये किरात वंश से संबंधित हैं। इनकी जो परिवार व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार, आजकल तो आप जानते हैं कि अब संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग ख़त्म सी है। पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती थी, आजकल संयुक्त परिवार की व्यवस्था लगभग छीड़ होती चली जा रही है। अब इनकी अगर बात करें कि इनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स हो सकते हैं 500 तक। 500 तक में तो एक पूरा मोहल्ला बस जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से इनका जो परिवार होता है, कुनबा, ये एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसके बाद में दूसरी जनजाति की तरफ हम लोग चलते हैं। इस जनजाति का नाम है बुक्शा। बुक्शा जनजाति के बारे में जानते हैं। तो ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो नैनीताल, पौड़ी,
गढ़वाल, देहरादून जिलों में ये पाए जाते हैं। ये देहरादून है, नैनीताल है, पौड़ी है, गढ़वाल है, इनमें ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका संबंध जो है, इनका जो राज परिवार माना जाता है वो पतवार राजपूत से ये संबंधित है। पतवार राजपूतों से ये माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, हिंदी मुख्य रूप से ये बोलते हैं। इनमें अगर बात करें तो हिंदियों की तरह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित हैं। प्रतिलोम विवाह प्रचलित हैं। जनजातियों में एक खास बात देखी जाती है, अपने पूर्वजों को ही पूजते हैं। अक्सर वो ऐसी पूजा पद्धति नहीं मानते हैं, वो किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं, वो अपने ही पूर्वजों को पूजते हैं। अब इसके बाद में हम लिख लेते हैं, तीसरी है राजी, या फिर इनको बनरौत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं तो उत्तराखंड का इलाका है पिथौरागढ़, एक जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। ये हिंदू, मुख्य रूप से ये हिंदू ही हैं और ये विश्वास करते हैं झूमिंग कृषि में। झूमिंग कृषि, अब झूमिंग कृषि को हम लोग शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि आखिरकार क्या है, तो ये ऐसा मत रखते हैं, ऐसा विचार ये रखते हैं कि एक जगह पर पूरी तरीके से, यहाँ मान लीजिए ये एक इलाका है, यहाँ खेती करेंगे, पहले खेती स्टार्ट कर देते हैं और जब इस खेत में पैदावार कम होने लगती है तो वो इस इलाके को छोड़ देते हैं और किसी नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं और वहाँ खेती करते हैं। इनका मानना है कि अब ये भूमि कभी भी अनाज पैदा नहीं कर सकेगी, इसलिए ये अपने खेतों को शिफ्ट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और झूमिंग कृषि में अगर हम बात करें तो नए नए क्षेत्रों को ये खोजते रहते हैं और नए नए क्षेत्रों को खोजने के कारण ये कई बार जंगलों की कटाई भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये झूमिंग कृषि करते हैं आज भी। और चौथी तरफ हम लोग चलते हैं, तो चौथा आपकी जनजाति है खरवार। खरवार ये कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में निश्चित रूप से ये निवास करती है। और इनके बारे में जान लीजिए, ये बड़े खूंखार हैं, खूंखार जनजाति है, बहुत खूंखार भी मान लीजिए। और इसके साथ साथ में इनके पास बलिष्ठ भी हैं, यानी कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, बलिष्ठ भी हैं और खूंखार भी हैं खरवार जनजाति। और पांचवी हम लोग बात कर लेते हैं जौनसारी की। जौनसारी कहाँ रहती है तो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी ज़िले में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य रेखा आप अच्छे से जानते हैं, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इधर आपके पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपकी है। इक्वेटर भी आप कहते हैं, आप सब जानते हैं, इस बारे में ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत है नहीं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ये संबंधित हैं। और इनमें जो खास बात है वो ये है बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति, ध्यान से सुनिए, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जैसे कि महाभारत में आप जानते हैं कि 5 पति थे द्रौपदी के, वैसे ही इनमें जौनसारियों में ऐसी व्यवस्थाएं आज भी प्रचलित हैं। और अब चलते हैं छठवीं जनजाति की तरफ, इसका नाम है भोटिया जनजाति। इसके बारे में जान लेते हैं। ये उत्तराखंड के
इसके बाद में बात करें चमोली की, चमोली, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में निवास करती हैं। ये जनजातियां किस प्रकार की दिखती हैं, तो ये मंगोल प्रजाति की हैं, मंगोल प्रजाति की। आप जानते हैं मंगोल कौन था? मंगोल प्रजाति की हैं, जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और बाल नुकीले टाइप के होते हैं। मंगोल जनजातियां वही होती हैं मुख्य रूप से, आप सब जानते हैं। इसके बाद में इसमें और कौन सी खास बात होती है, तो ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास यानी कि गर्मी पड़ रही है तो ये ठंडे इलाकों की तरफ चले जाएंगे, और ठंडा अगर इलाका है तो जब ठंड में तो ये अपने प्रवास कर जाते हैं गर्म क्षेत्रों की तरफ। इनमें ये ऋतु प्रवास देखा जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एमपी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये इलाका, आप जानते हैं सभी इलाका एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं गोंड, गोंड, मुंडा, बिरसा मुंडा, आप जानते हैं बहुत फेमस जनजाति है मुंडा, कोरकू, कोरकू, इसके बाद में कोरबा, इसके बाद में कोल, फिर है सहरिया, हलवा, ये हलवा, हलवा वो नहीं है, ये जनजाति है हलवा, मारिया। आप कहेंगे कि ये तो हो सकता है ब्रिटेन की हो मारिया, ना भाई, ये यहीं की है। इसके बाद में है बिरहोर, इसके बाद में आपकी है भूमिया, और इसके बाद में है ओरांव, ये कई बार पूछी गई है ओरांव, मीना। अब छत्तीसगढ़ का इलाका है बस्तर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बस्तर अगर इलाके की बात करें तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जनजातियां, सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ? तो बस्तर इलाका में पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि झाबुआ ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है, तो झाबुआ में, झाबुआ जनजातियों के प्रतिशत के हिसाब से, जनजातियों के परसेंटेज के हिसाब से बहुत आगे है झाबुआ ज़िला। अब बात करेंगे सबसे पहले गोंड जनजाति की, इसके बाद में एक एक चर्चा आगे हमारी बढ़ेगी। तो गोंड जनजाति को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं गोंड। गोंड जनजाति में क्या खास बात है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। अब इसके अलावा ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो प्राक द्रविड़ प्रकार की जनजाति है। इनकी त्वचा के अगर रंग की बात करें, इनकी त्वचा का जो रंग है वो काला होता है, काला, और बाल काले, बाल भी काले, होंठ मोटे होते हैं। इसके बाद में नाक बड़ी वह फैली हुई होती है, नाक बड़ी होती है, और साथ साथ में एक और क्वालिटी होती है, ये फैली हुई होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में, चांदा और दुर्ग जिलों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। दुर्ग जिलों में ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। कुछ हिस्सा इनका आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य में भी ये जनसंख्या पाई जाती है, जनजाति ये
पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगली जनजाति की, तो इसका नाम है मारिया। ये विदेशी कोई जनजाति नहीं है, अपनी ही देसी एकदम जनजाति है मारिया। मध्य प्रदेश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ में इस जनजाति का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा इलाका, आपने इलाके सुने होंगे, छिंदवाड़ा, ये सब आप जानते हैं कि कैसे इलाके हैं। अभी हमला हुआ था सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर छत्तीसगढ़ में, तो ये बिल्कुल रूरल एरिया है, यहाँ जनजातियाँ रहती हैं, जंगल भी हैं बहुत घने, और नक्सल प्रभावित ये एरिया है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये छिंदवाड़ा, जबलपुर आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश में है, जहाँ धुआंधार जलप्रपात है, और बिलासपुर आप जान गए कि छत्तीसगढ़ का इलाका है। बिलासपुर में ये जनजातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं। इनकी जो शारीरिक रचना गौंड के समान है। जैसा कि अभी आपने जाना था कि इनके त्वचा का रंग काला, बाल काले, होंठ मोटे, नाक बड़ी व बिल्कुल फैली हुई होती है। बिल्कुल ऐसी ही मारिया जनजाति भी होती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोल जनजाति की। अब कोल जनजाति में क्या खास बात है और ये कहाँ मुख्य रूप से मिलती हैं, तो खास बात हम जान लेते हैं। ये कृषि इनका मुख्य पेशा है, और ये कहाँ पाई जाएंगी? एमपी के रीवा संभाग में, रीवा और साथ साथ में जबलपुर में ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इसके बाद में हम जानेंगे कोरबा जनजाति के बारे में।